इसमें रिकैप करेंगे तो आप नोटिस करना मैं क्या करने वाला हूं। देखो, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ये राइट साइड जो है ना, ये परचेजर का बुक, ये परचेजर का बुक्स मैंने बनाया राइट साइड में, और ये मेरे सेलर का बुक्स बनाया। टोटल 4 केसेस होते हैं। मैं वो चारों केसेस एक बार क्विकली डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले नाम ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं या नाम छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री अपने को पता है, फर्स्ट एंट्री होता है परचेजर का नेम टू सेल्स अकाउंट, ये होता है फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजर नेम अकाउंट, है ना, सबको पता है ये। परचेजर के बुक्स में दो एंट्री करते हो आप लिखते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर्स नेम। एक और एंट्री करते हो, सेलर का नाम लिखते हो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये तो स्टार्टिंग होता है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बोलो। परचेजर और परचेजर में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे मैंने परचेजर लिखा है, उसका नाम लिखते हैं, और यहाँ पे परचेजेस अकाउंट लिखा है मैंने। कंफ्यूज मत हो जाना, बाद में मत बोला सर आपने दोनों सही सेम ही लिखा। 4 केसेस होते हैं। केस नंबर 1, बिल retained till maturity। दूसरा केस होता है, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, मतलब दूसरा, मतलब आप कोई को भी दूसरा बोल सकते हो। अभी जो किया उसको भी आप बोल सकते हो, दूसरा किसी को भी बोल सकते हो। मैं देखता हूँ यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड को सेकंड केस बना देता हूँ। थर्ड केस बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंड फोर्थ केस बिल एंडोज्ड, है ना। ये 4 केस चारों हमने कर लिए ना बेटा। यस सर। हाँ, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ परचेजर नेम, ताकि ये कंफ्यूजन ही हट जाए। और यहाँ पर सेलर नेम। केस नंबर 1 ये वो कहते हैं अपने को इस चैप्टर में कि अगर उसने बिल को संभाल के अपने पास रखा, अपने पास संभाल के रखा, तो क्या होगा। तो जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आएगा तब वो एंट्री लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि भैया पैसा मिल गया और बिल का डेट खत्म हो गया। और परचेजर ड्यू डेट पे एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि मैंने पैसा दे दिया। ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या होता है। केस नंबर 2 में ये होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, वो पहले ही रुपए निकाल लेता है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो पहले ही रुपए निकाल लेता है। ड्यू डेट पे उसको कुछ नहीं मिलता है ना। याद आ रहा है, वो पहले ही रुपए ले लेता अपने बैंक से, ड्यू डेट पे उसको कुछ भी रुपए नहीं मिलता है। लेकिन परचेजर की बुक्स में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होता है। वो ड्यू डेट में एंट्री करता है, वो पेमेंट कर देता है, बैंक वाले को पेमेंट कर देता है। उसके बुक्स में सेम एंट्री आता है। केस नंबर 3 जो आज आज हमने सीखा, जो आज आप लोगों ने सीखा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब अमाउंट मिल जाता है वो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट।
परचेजर के बुक्स में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं चाहिए, लेकिन जब वो पेमेंट करते हैं ये सेम एंट्री आता है, पेमेंट एंट्री। एंड एक और जो केस है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, उसमें क्या होता है, वो बिल किसी और को दे देता है, एक थर्ड पार्टी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड पार्टी, ताकि आपको समझ में आए। थर्ड पार्टी का नेम होता है डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्यू डेट पे इसको कुछ भी रुपए नहीं मिलता है। परचेजर के बुक्स में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होता है, और जब वो पेमेंट करता है यही एंट्री आता है। देखो परचेजर के बुक्स में चाहे कोई सा भी केस हो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एंट्रीज आते हैं। याद आया? बोलो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है या कुछ भी, तो पूछो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, अब हम बात करते हैं कि सर अगर ड्यू डेट पे ऑनर की जगह डिस ऑनर हो जाता तो क्या होता। इन चारों केसेस में ऑनर की जगह अगर डिस ऑनर हो जाता, पहले बात करते हैं परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिस ऑनर हो जाए तो वो लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी डेबिट होगा उसके लिए। टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू बैंक, वो यहाँ लिखेगा टू सेलर नेम, यहाँ पे वो सेलर का नाम लिखेगा। ये पोर्शन थोड़ा बोर्ड का दिक्कत दे रहे हैं। टू सेलर, अरे टू सेलर नेम। चारों केसेस में उसके लिए सेम ही होगा। अगर डिजोन हो तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस भी अकाउंट डेबिट टू सेलर नेम। इज इट ओके? समझ में आया? चारों केसेस में सेम है, होगा वहां पे। अब देखते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं क्या होने वाला है। पहले वाले केस में पहले वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं हो सकता है, तो परचेजर का नेम डेबिट कर देंगे। टू बिल्स रिसीवेबल, टू कैश, ये जो टू कैश है इसमें नोटिंग चार्जेस रहेगा। फर्स्ट वाले केस में ये करते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं, परचेजर के नेम को डेबिट करते हैं। थर्ड वाले केस में हम क्या करते हैं, परचेजर के नेम को डेबिट करते हैं। फोर्थ वाले में हम क्या करते हैं, परचेजर के नेम को डेबिट करते हैं। देखो कॉमन है, डिसऑनर हुआ मतलब परचेजर का नाम डेबिट करना ही, क्योंकि वो वापस से अपना डेटर बन ही जाएगा। परचेजर का नेम हम डेबिट करेंगे ही, क्योंकि वो अपना डेटर बन जाएगा, वो अपने को फिर से रुपए ओ करेगा। अब सवाल ये उठता है सर नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे टू में क्या लिखना है, हर जगह हर केस में सर टू में क्या लिखना है। तो ये क्वेश्चन से केस स्पेसिफिक है कि टू में क्या लिखना है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहाँ पे टू में क्या लिखेंगे हम, बताइए। जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कर लिया था, जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो यहाँ पे हम टू में क्या लिखेंगे। I guess no changes होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक को हमने बोला था, जब हमने रुपए लिया था, हमने बैंक को बोला था कि अभी आप रुपए दे दो, फ्यूचर में आप परचेजर से रुपए ले लेना। लेकिन अगर परचेजर ने वो रुपए नहीं दिया बैंक को, तो बैंक हमसे ही वसूल करेगा, हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। इसलिए हमें लिखना होता है परचेजर नेम, तो है ही ऊपर में डेबिट, नीचे में टू क्रेडिट में, टू में
बैंक अकाउंट को हम लिखते हैं। इस वाले केस में जो अभी अभी मैंने सिखाया था, इस वाले केस में हम क्या लिखते हैं 2 में, परचेजर नेम अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखेंगे डिसऑनर के केस में 2। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था क्लास में, क्या आएगा यहाँ पे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। करेक्ट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और इस वाले केस में हम क्या लिखेंगे, परचेजर नेम अकाउंट तो डेबिट हो ही रहा है 2, तो क्या लिखते हैं हम, टू द So third party. थर्ड पार्टी, करेक्ट, टू द थर्ड पार्टी, उसका नाम लिखते हैं। देखो रटने वाले बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, समझने वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ आप लोग सब समझ के करो, ये रटने वाले बच्चे के लिए बहुत इजी है। कैसे याद रखेगा, इधर में जो डेबिट हुआ था वो इधर क्रेडिट होता है, इधर में जो डेबिट हुआ वो क्रेडिट होता है, इधर में जो डेबिट हुआ था वही इधर में क्रेडिट होता है। देखो ये रटने वाले बच्चों के लिए है, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो सम करना आप, जब डिसऑनर हो रहा है तो एक और चीज अपने को डिस्कस करना है कि सर नोटिंग चार्जेस का क्या होगा सर चारों केसेस में। पहले वाले केस में क्योंकि सेलर अपने से नोटिंग करवाता है तो वो खुद से कैश पे कर दिया। दूसरे वाले केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ये डिपेंड करता है किसके हाथ में था वो बिल लास्ट मोमेंट। तो सेकंड केस में वो बिल किसके हाथ में था, डिसऑनर होने के सर बैंक के पास। बैंक के पास था, तो नोटिंग बैंक चार्जेस कौन पे करेगा, बैंक बैंक। तो बैंक जब पे करेगा तो वो आपके अकाउंट से इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस काटेगा। यहाँ पे दिस विल बी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। थर्ड वाले केस में यहाँ पे भी बैंक के पास ही था, यहाँ पर भी बैंक के पास ही था, तो कौन पे करेगा नोटिंग चार्जेस, बैंक पे करेगा। और बैंक वो नोटिंग चार्जेस पे करने के बाद आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। यहाँ पे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी अकाउंट से डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे अपने को लिखना होगा टू बैंक अकाउंट, दिस इज फॉर नोटिंग चार्जेस। एंड फोर्थ केस में वो बिल किसके पास था, थर्ड पार्टी तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, थर्ड पार्टी Third party. तो ही और शी विल इंक्लूड इट। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे दैट विल बी इंक्लूडिंग, आपको वो इंक्लूड करना होगा, दैट विल बी इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस। ये पूरे चैप्टर का आपका समरी हो गया। देखो what I mean by including and excluding, I'll just take an example and tell you. Let's assume that the bill amount is 10,000, तो यहाँ पर 10,000 और नोटिंग चार्जेस है मान लो 500 रुपए, 10,500, यहाँ पर भी इसके नाम में 10,500, यहाँ पर भी 10,500 और यहाँ पर भी 10,500। यहाँ बिल में दिखाओगे 10,000, नोटिंग चार्जेस 500। सेकेंड केस में आप यहाँ बैंक में सीधे 10,500 दिखाओगे। थर्ड केस में फिर से आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन पे दिखाओगे 10,000, अलग से दिखाओगे 500, और फोर्थ केस में इंक्लूडिंग दिखाओगे 10,500। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना, आप लोगों को बहुत काम आएगा ये।